नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही अहम मोड़ की 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। सोचिए, आखिर कैसे मुट्ठी भर नमक ने इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। ये आंदोलन इसलिए खास था क्योंकि इसने पहली बार दिखाया कि कैसे बिना हिंसा के बड़े पैमाने पर ब्रिटिश कानूनों को तोड़ा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम देखेंगे कि इस आंदोलन की चिंगारी कहां से लगी, नमक को ही विरोध का प्रतीक क्यों चुना गया, ये आग पूरे देश में कैसे फैली, फिर गांधी-इरविन पैक्ट में क्या हुआ और आखिर में इसकी विरासत आज भी हमारे लिए क्यों इतनी मायने रखती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की, मतलब वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस आंदोलन की जमीन तैयार की। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं जिन्होंने एक राष्ट्रीय विरोध का माहौल बना दिया था। इसकी शुरुआत होती है 1929 के लाहौर अधिवेशन से। यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। लक्ष्य अब पूर्ण स्वराज था, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब सोचिए, इस एक घोषणा ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम का मकसद ही बदल दिया। अब बात सिर्फ कुछ सुधारों की नहीं थी, बल्कि पूरी आजादी की थी। जाहिर है, अब दांव बहुत ऊंचा लग चुका था। अच्छा, आंदोलन शुरू करने से ठीक पहले महात्मा गांधी ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 मांगें रखीं। ये कोई मामूली मांगें नहीं थीं। इनमें नमक कर खत्म करने से लेकर सैन्य खर्च घटाने और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने जैसे बड़े आर्थिक और राजनीतिक सुधार शामिल थे। ये एक तरह का अल्टीमेटम था। लेकिन हुआ क्या? सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। ऊपर से 1929 की जो वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, उसने पूरे भारत में लोगों की हालत और भी खराब कर दी थी। तो एक तरफ सरकार का अड़ियल रवैया और दूसरी तरफ लोगों की बढ़ती मुश्किलें, इन सब ने मिलकर सीधी कार्रवाई के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। तो अब मंच तैयार था एक बड़े आंदोलन के लिए। लेकिन गांधी जी को एक ऐसे शक्तिशाली प्रतीक की जरूरत थी जो पूरे देश को, हर किसी को एक साथ जोड़ सके, और उन्होंने चुना नमक को। लेकिन सवाल उठता है, आखिर नमक ही क्यों? सुनने में तो यह बहुत ही साधारण सी चीज लगती है ना? पर यकीन मानिए, नमक को चुनना एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। इसकी वजह समझिए। नमक एक ऐसी चीज थी जो हर भारतीय इस्तेमाल करता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, ये सबके जीवन का हिस्सा था। और ब्रिटिश सरकार ने इसी नमक के उत्पादन और बिक्री पर अपनी मोनोपोली बना रखी थी और उस पर भारी टैक्स लगा दिया था। तो नमक कानून को तोड़ना सीधे सीधे ब्रिटिश राज के अधिकार और उनके अन्याय को एक खुली चुनौती देना था। और फिर शुरू हुई ऐतिहासिक दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। सोचिए, 24 दिन तक 240 मील की दूरी पैदल तय की गई और आखिरकार 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी के तटीय गांव पहुंचे और वहां मुट्ठी भर नमक उठाकर कानून तोड़ा। इस एक यात्रा ने पूरे देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो दांडी में जो हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत थी। अवज्ञा की वो एक चिंगारी देखते ही देखते पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अब हम देखेंगे कि कैसे एक प्रतीकात्मक काम एक बड़े जन विद्रोह में बदल गया। अब विरोध सिर्फ नमक कानून तोड़ने तक सीमित नहीं रहा। पूरे भारत में लोगों ने अपने अपने तरीकों से इसमें हिस्सा लिया। कहीं विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, तो कहीं लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार हुआ, जंगल के कानूनों को तोड़ा गया और कई सरकारी अधिकारियों ने तो इस्तीफा तक दे दिया। और इस आंदोलन की एक सबसे खास बात जो इसे परिभाषित करती है, वो थी महिलाओं की जबरदस्त और सक्रिय भागीदारी। ये पहली बार था कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुईं, दुकानों पर धरने दिए। ये उनकी सार्वजनिक भूमिका में एक बहुत बड़ा कदम था। इस आंदोलन का असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने दूसरे बड़े आंदोलनों को भी प्रेरित किया, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार आंदोलन। इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था और इनके आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। ये भी पूरी तरह से एक अहिंसक आंदोलन था। अब जब आंदोलन इतना बड़ा हो गया तो ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ना लाजमी था। आखिरकार उन्हें बातचीत की मेज पर आना ही पड़ा।
और इसी के चलते एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे हम गांधी-इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये गांधी-इरविन पैक्ट जो 5 मार्च 1931 को हुआ, एक तरह का समझौता था। इसमें कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने और लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर सहमति जताई। बदले में सरकार भी सभी अहिंसक राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और तटीय इलाकों के लोगों को अपने इस्तेमाल के लिए नमक बनाने की इजाज़त देने पर राजी हो गई। लेकिन यह समझौता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी फेल हो गया। जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि सरकार ने दमन का एक नया दौर शुरू कर दिया है। इसके जवाब में आंदोलन 1932 में फिर से शुरू किया गया, लेकिन इस बार सरकार का दमन बहुत ज्यादा था और 1934 तक आते आते इसे पूरी तरह से वापस लेना पड़ा। तो सवाल यह है कि इसका नतीजा क्या निकला। भले ही इस आंदोलन से हमें फौरन आज़ादी नहीं मिली, लेकिन इसकी जो विरासत है वो बहुत गहरी और दूरगामी थी। इस आंदोलन की कुछ बड़ी उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले इसने पूर्ण स्वराज को एक ऐसे लक्ष्य के रूप में स्थापित कर दिया जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। इसने आम जनता में संघर्ष और बलिदान की भावना को फिर से जगा दिया। इसने ये भी दिखाया कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी कितनी ताकतवर हो सकती है। और हां, इसने अंग्रेजों को कांग्रेस को एक बराबर के भागीदार के रूप में मान्यता देने पर मजबूर कर दिया। एक तरह से कहा जा सकता है कि इस आंदोलन ने पूरे देश को सिखाया कि कैसे शांति से एक साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। इसके बाद आज़ादी मिलेगी या नहीं का सवाल नहीं रहा, बल्कि कब मिलेगी का सवाल बन गया। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी जिसने स्वशासन के विचार को एक हकीकत बना दिया। और अंत में एक सवाल जिस पर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं और जो सोचने पर मजबूर करता है, गांधी-इरविन पैक्ट की अक्सर आलोचना क्यों की जाती है? क्या ये उस वक्त की जरूरत के हिसाब से एक जरूरी समझौता था या फिर एक ऐसा मौका जो हाथ से निकल गया?